इश्क या तेरी मेरी लव स्टोरी एपिसोड नंबर 16। अब तक आपने पढ़ा। पूजा की तैयारी हो चुकी थी, पूजा शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूजा भंग हो गई। अचानक से मौसम ने अपना रंग बदला और बारिश शुरू हुई। उस बारिश ने पूरी पूजा को भंग कर दिया था। पूजा बीच में रुक चुकी थी और इन सब कठिक राष्ट्रपति ने दोबारा से सुधा के ऊपर फोड़ दिया। लेकिन तभी उसे बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर तो वहां उपस्थित हर कोई हैरान था। महापंडित जी ने हरीश सक्सेना के साथ साथ उसके पूरे परिवार की तरफ देखते हुए सुधा के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर तो श्रुति जल भुनकर राख हो गई। ऐसा क्या कहा वहां पंडित जी ने, आइए देखते हैं अब आगे। महापंडित जी ने हरीश सक्सेना की तरफ देखते हुए और फिर सभी घर वालों की तरफ देखते हुए सुधा की ओर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहा। महापंडित जी बोले, ये कोई आम बारिश नहीं है, ये नई कहानी को लिखे जाने से पहले का तूफान है। हरीश सक्सेना, तेरी इस बेटी का भाग्य बदलने वाला है। इसके भाग्य से एक ऐसा भाग्य जुड़ने वाला है जो 100 सदी में सिर्फ एक लड़की का होता है। ये लड़की एक बहुत बड़ी कहानी की सूत्रधार बनेगी। हरीश, तेरी ये बेटी कोई आम लड़की नहीं है, ये अपना भाग्य किसी ऐसे के साथ जोड़ेगी जिसकी उम्मीद भी तुझे नहीं होगी। ये सुनकर तो हर कोई हैरान हो चुका था। तभी सुधा के भाग्य की इतनी बढ़ाई सुनकर श्रुति तो जलन से भुन चुकी थी। श्रुति व्यंग करते हुए बोली, क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी, ये लड़की, अरे इसका भाग्य तो इतना खराब है कि जिस दिन इसकी शादी होनी थी उसी दिन इसका होने वाला पति मर गया, और आज देखो, आज भी सगाई होने से पहले पहले पूजा में विघ्न आ गया। इसका भाग्य तो इतना खराब है कि कुछ अच्छा शगुन होने से पहले ही अपशगुन हो जाता है। आप कह रहे हैं इसका भाग्य 100 साल में सिर्फ एक लड़की के पास होता है? सच ही कह रहे हैं आप। देखिए ना, ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसका भाग्य ऐसा होगा कि शादी के दिन होने वाला पति मर जाए, दूसरी शादी जब कराई जाए तो ये सब देखना पड़ जाए। सुधा तो सुनकर और ज्यादा दुखी हो गई। तभी पंडित जी फिर बोले, मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द पत्थर की लकीर है। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। इस लड़की की तकदीर बदलने वाली है, तकदीर के साथ साथ इसकी जिंदगी भी बदलने वाली है, और इसकी जिंदगी बदलेगी तो तुम सबकी कहानी की नई सूत्रधार होगी। तो वह ईश्वर की मर्जी है कि इसकी शादी किसके साथ होती है। कभी कभी इंसान जो चाहता है उसकी मर्जी के खिलाफ चीजें होती हैं। तुम इसकी शादी तो कर रही हो, और इसकी शादी में उस ईश्वर ने अपना आशीर्वाद स्वयं दिया है। ये विवाह अब कोई नहीं रोक सकता। हर किसी को यही लग रहा था कि पंडित जी सुधा और अजय की शादी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पंडित जी ये जानते थे कि सुधा की जिंदगी में क्या होने वाला है। आखिर इतने बड़े गुरु पंडित जो थे वो, और वह तो सुधा की माथे की लकीर देखते ही समझ गए कि ये बिन मौसम बारिश हुई है। ये किसी और की कहानी का अंदेशा है जो जल्द ही शुरू होने वाली है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मंदिर के अंदर ही आरोही रमन सुधा और अजय की सगाई कर दी। लेकिन जैसे ही अजय ने सुधा को अंगूठी पहनानी चाहिए तो उसने देखा उंगली कटी हुई है और उस पर पट्टी बंधी है। श्रुति बोली, ये कैसे हुआ? तभी श्रुति को याद आया कि सुबह जब सुधा प्रसाद के लिए फल काट रही थी तब श्रुति ने ही जोर से चाकू सुधा के हाथ से छीना था, जिससे कि सुधा की उंगली में कट लग गया। उस समय श्रुति ने देखा नहीं कि सुधा की कौन सी उंगली कटी हुई है। उसे अब ध्यान आ रहा था कि जिस उंगली में सगाई की अंगूठी पहननी जाती है वही उंगली कटी है। सुधा बोली, वो सुबह फल काटते वक्त कट गया था। तभी पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, तुम दूसरी उंगली में अंगूठी पहना दो, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अजय ने भी अनमने ढंग से सुधा के हाथों को पकड़ते हुए उसकी दूसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। सुधा ने भी श्रुति के कहने पर अजय के हाथों में अंगूठी पहना दी। सगाई हो चुकी थी जिसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर हो रहा था। दोनों ही जोड़ों ने फोटो खींचे। आखिर टीआरपी के साथ साथ अपनी पब्लिसिटी भी तो करवानी थी हरीश सक्सेना को, जिसके लिए उसने काफी न्यूज चैनल वालों को वहां बुलवाया था ताकि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। कुछ दिनों से उसकी पार्टी की छवि खराब हो रही थी, जिसकी वजह कौन था ये तो कोई भी नहीं जानता था। हरीश सक्सेना रुद्र से सिर्फ इस बात से चिढ़ रहा था क्योंकि रुद्र ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, बल्कि रुद्र अपने दम पर ही बनारस में अपना एक बहुत बड़ा कारोबार जमा बैठा था। अन्य राज्यों से भी वह कारोबार आसानी से फैल सकता था, इसलिए रुद्र मुंबई से बनारस आया अपने बिजनेस को और मजबूत बनाने के लिए। हरीश सक्सेना इसी बात से चिढ़ा हुआ था कि कल का आया हुआ लड़का उसी की जमीन पर आकर बिजनेस को अच्छे से खड़ा कर रहा है। वो नहीं चाहता था कि रुद्र इस बिजनेस में सफल हो। उसे पता था रुद्र बहुत बड़ा इंसान है और बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल है। अगर उसका सपोर्ट उसे मिल जाता तो वो बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी एक अलग मुकाम हासिल करता। लेकिन हरीश सक्सेना ने जब रुद्र के सामने अपनी बेटी का ऑफर रखा कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले तो रुद्र ने इसके मुंह पर साफ इनकार कर दिया। यही वजह थी कि हरीश को रुद्र से इतनी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि आज तक हरीश को किसी ने भी मना नहीं किया था। यहाँ तक कि रमन के पिता जो कि हरीश की पार्टी के हेड थे, उन्होंने भी सामने से हरीश की बेटी के लिए रिश्ता मांगा था। जिस बात का गुरूर हरीश सक्सेना को सबसे ज्यादा था, उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि रुद्र ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया और उसकी बेटी से शादी करने से भी। इसलिए उसने
रुद्र पर हमला कराया था, लेकिन अभी उसे पता नहीं था कि रुद्र किस बला का नाम है और उसकी पार्टी के खिलाफ जो भी बातें मीडिया में फैली हुई हैं वो सब रुद्र ने ही कराई हुई हैं। अब हरी सक्सेना को इस बात का भी दुख था कि पूजा नहीं हो सकी, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसको अब टिकट मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आखिर सगाई हो चुकी है रमन और आरोही के साथ साथ सुधा और अजय की भी। अब इंतजार था तो रात को शादी का। इस समय दिन के 2 बज रहे थे। सगाई की रस्मों के साथ साथ सभी लोगों ने खाना पीना खत्म किया और घर के लिए निकल गए। आखिर रात को शादी की तैयारी भी तो करनी थी। शादी बनारस के सबसे बड़े मंदिर में होने वाली थी। ऐसा भव्य आयोजन किया गया था कि हर कोई देखकर चौंक रहा था, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। ऐसी भव्य शादी होने वाली थी ये। वहीं दूसरी तरफ आखिर आरोही हरी सक्सेना की सबसे लाडली बेटी जो थी। आरोही को इस बात का गुस्सा था कि सुधा की शादी भी उसी की शादी के साथ हो रही है। सुधा आरोही से ज्यादा सुंदर थी। आरोही को यही लगता था कि सुधा की सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, लेकिन जब श्रुति ने आरोही को ये समझाया कि सुधा की सुंदरता तो केवल आज के लिए है, कल से जब अजय उसे अपने पैरों तले नोचेगा तो उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी अकड़ और उसका स्वाभिमान मिट जाएगा। आरोही को ये बात ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उसे कोई गम नहीं था कि भले ही आज शादी के दिन सुधा उसकी लाइमलाइट छीन भी ले, लेकिन कल वो अपने होने वाले पति के साथ कुछ ही दिनों में हनीमून के लिए निकल जाएगी और वहां जाकर काफी एंजॉय करेगी और सुधा अजय के घर में नौकरानी बनकर जिएगी। आरोही इस बात से बेहद खुश थी। शादी की तैयारी हो चुकी थी, शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और सबसे पहले पूजा और सगाई होने के बाद दिन में हल्दी और मेहंदी की रस्म हो रही थी। ये शादी काफी जल्दी में हुई, इसलिए संगीत की रस्म होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन लड़कियों और बाकी सभी महिलाओं ने हल्दी और मेहंदी की रस्म में ही संगीत को कर लिया था। अब इंतजार था तो शादी का। यह शादी सबके लिए बहुत जरूरी थी। अजय के लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसे सुधा को अपना बनाना था। वो सुधा की खूबसूरती में इतना पागल हो गया था कि वो कैसे भी करके ये शादी करना चाहता था। श्रुति शादी इसलिए कराना चाहती थी क्योंकि उसे सुधा से नफरत थी। वहीं हरीश सक्सेना ये शादी इसलिए कराना चाह रहा था ताकि सुधा इस घर से हमेशा के लिए चले जाए, और आरोही और रमन की शादी भी हरीश की बस पावर को पाने की एक कोशिश थी। आरोही और रमन की शादी हो जाने के बाद हरीश सक्सेना को आने वाले चुनाव का टिकट मिलने वाला था, जो कि उसके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बढ़िया होने वाला था। हर किसी का अपना अपना स्वार्थ था इस शादी के पीछे, पर एक सुधा थी जिसे शादी के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके अपने मन की मर्जी के मुताबिक तो कुछ होने से रहा। जो कुछ भी हो रहा था वो श्रुति और बाकी फैमिली वालों के मन से हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सक्सेना भी बुझे मन से शादियों के हर काम में अपना योगदान दे रहे थे। बूढ़ी हड्डियों में कोई जान नहीं रह गई थी। वो बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि सुधा की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे कि अजय कैसा लड़का है और वो शादी के बाद सुधा की जिंदगी को नर्क बना देगा। ये बात उन्हें अच्छे से पता थी और अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वही श्रुति जब मिस्टर सक्सेना को यूं घुटते हुए देख रही थी तो उसे अंदर ही अंदर बहुत सुकून महसूस होता। वो बस मन ही मन में खुद से बोली। श्रुति मिस्टर सक्सेना को देखकर बोली, बहुत अच्छा लग रहा है ससुर जी, तुम्हें ऐसे घुटते हुए देखकर। तुम्हारी लाडली पोती जिसका तुम भला करने जा रहे थे, पर देखो ना, मैंने पूरी बाजी ऐसे पलटी कि तुम्हारी लाडली पोती की जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में कैद होने वाली है। बस एक बार सुधा की शादी हो जाए, उसके बाद तुझे भी मैं अपने रास्ते से ऐसे हटाऊंगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, पर उससे पहले ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम जरूर करवाऊंगी। इतना कहकर श्रुति वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने भी अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। शाम हो चुकी थी, बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। रमन और अजय दोनों ही दूल्हे के रूप में दरवाजे पर खड़े अपनी आरती करवा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। आरती होने के बाद दोनों के दोनों को अंदर कमरे में लाया गया, जहां मंडप तैयार था। थोड़ी रस्में होने के बाद दोनों ही दूल्हों को अलग अलग मंडप में बैठा दिया गया। अब इंतजार था तो उन दोनों ही दूल्हों की दुल्हनों का। लाल रंग की शादी के जोड़े में सुधा कयामत ढा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई देवी उतरकर साक्षात खड़ी हो। इतनी सुंदर कि हर किसी की नजरें सुधा पर थी। चेहरे पर बड़ी सी मासूमियत, काली सी बड़ी बड़ी आंखें, हल्का मेकअप उसकी सुंदरता को एक अलग रूप में निखार रहा था। वहीं सुधा को इतना सुंदर देख आरोही मन ही मन में जल रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सुधा कुछ ना करते हुए भी इतनी सुंदर लग रही है, बल्कि आरोही ने इतना ज्यादा मेकअप करा हुआ था इस शादी में खूबसूरत दिखने के लिए, फिर भी वो सुधा के सामने फीकी नजर आ रही थी। ये बात श्रुति ने भी महसूस कर ली थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। सुधा और आरोही दोनों ही धीरे धीरे मंडप में आ चुके थे। पंडित जी ने दोनों ही दुल्हनों को वरमाला दी और अपने अपने होने वाले पति अर्थात वर को पहनाने के लिए कहा। दोनों ही दुल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वरमाला पहनाने के बाद पंडित जी ने शगुन की साड़ी और
कपड़े दूल्हा दुल्हन को दिए। यह वही कपड़े थे जिन्हें पहनकर दोनों ही जोड़ों ने मंडप में बैठकर शादी की सारी रस्मों को करना था। इसलिए वरमाला की रस्म हो जाने के बाद दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में कपड़े बदलने को जाने को हुए। वरमाला की रस्में तो हो चुकी थी। पंडित जी ने दूल्हा और दुल्हन को शगुन के कपड़े देकर अपने अपने कमरे की तरफ रवाना कर दिया था। ये शादी की सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती थी। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन शगुन के लाए हुए कपड़े पहनकर ही मंडप में बैठते हैं और एक बार दोनों ही जोड़ों ने ये कपड़े पहन लिए तो उसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। इसके बाद दूल्हा सहरे में और दुल्हन घूंघट में ही मंडप में आती थी। इसलिए रमन एक नज़र आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चला गया तो वहीं अजय ने सुधा का हाथ पकड़ा और उसके हाथों को अजीब तरीके से छूते हुए गंदी सी मुस्कान के साथ उसे निहारते हुए देख रहा था। उसकी ये नज़र इतनी वाहियात और घटिया थी कि सुधा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बस अजय से हाथ छुड़ाने को हो रही थी। तभी अजय ने सुधा के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा। अजय बोला, मैं तो प्यार से तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ और तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। कोई बात नहीं, कुछ ही घंटे की बात है, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा मेरी तड़प का। बदन की खुशबू में ना मैं बहकता जा रहा हूँ तुम्हारे। इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझसे अब तो बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तो तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर अजय ने सुधा का हाथ छोड़ दिया। सुधा ने अपने हाथों को पकड़ा और उसे ऐसे देखा मानो किसी कीचड़ में उसका हाथ लग गया हो। सुधा बिना कुछ कहे, बिना उसकी तरफ देखे वहां से सीधे कपड़ों की थाल लेकर कमरे की तरफ चली गई। वो अजय और उसकी गंदी मुस्कान से छुटकारा पाना चाहती थी और अजय अपनी वो गंदी सी मुस्कान लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधे बाथरूम में गई और वहां जाकर वॉश बेसिन में उसने अपने पानी का नल खोला और फिर हाथों पर साबुन लगाते हुए अपने हाथों को रगड़ते हुए धोने लगी। वह अपने हाथों से उस अजय की छुअन को मिटाना चाहती थी, पर फिर उसे अजय की कई बातें याद आई तो उसकी आंखों में फिर पानी बहने लगा। वो बस हाथ पकड़ने से ही अजय की छुअन को मिटा रही थी। वो ये सोचने लगी कि अभी तो उसने बस हाथ पकड़ा है, अगर ये शादी हो जाएगी तो जीवन भर अजय उसको यूं ही नोचता रहेगा, तब वो क्या करेगी। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो एक हारे हुए जंग के सिपाही की तरह चुपचाप कपड़े बदलने लगी। थोड़ी ही देर में श्रुति कमरे में आई। उसने देखा कि सुधा तैयार हो चुकी है। श्रुति ने सुधा की तरफ देखा और कहा। श्रुति बोली, तैयार हो गई हो महारानी तो नीचे आने का कष्ट करो, तुझे लेने के लिए नहीं आया जाएगा। एक तो मेरी बेटी के इतने बड़े अच्छे दिन पर मनहूसियत बनकर खड़ी हो गई, हर कोई तुझे ही देख रहा था। मैंने कहा था ना कि ज़्यादा मेकअप मत करना, पर नहीं, तुझे तो मेरी बेटी की जगह लेनी होती है। इतना कहकर श्रुति ने सुधा के गालों को जोरों से पकड़ा जिससे सुधा की चीख निकल गई। श्रुति फिर बोली, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, अब बिना किसी मेकअप के चुपचाप ऐसे ही चल। ज़्यादा सुंदर बनकर भी क्या ही कर लेगी तू, मेरी बेटी की किस्मत तो नहीं चुरा सकती ना। सच्चाई क्या है ये भी तू भी बहुत अच्छे से जानती है और मैं भी। तेरी शादी अजय से हो रही है, ना कि रमन से, और रमन और अजय में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरी बेटी राज करेगी उस घर में और तू नौकरानी बनकर रहेगी, तो अभी से अपनी इस औकात को याद रख। इतना कहकर श्रुति सुधा को जल्दी से तैयार करके नीचे मंडप में ले आई। दूल्हा और दुल्हन चारों ही मंडप में आ चुके थे। बिना किसी देरी के शुरू हुई शादी की रस्में, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पंडित जी ने शुद्धिकरण करते हुए शादी की रस्मों की शुरुआत की, देवताओं को आमंत्रित किया और उसके बाद शुरू की शादी की रस्म। सबसे पहले रस्म हुई कन्यादान की, जिसमें श्रुति और हरीश ने सबसे पहले सुधा का कन्यादान किया। क्योंकि सुधा बड़ी थी इसलिए कायदे के अनुसार सबसे पहले उसका कन्यादान होना था और उसके बाद आरोही का। श्रुति ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे जो बड़े बूढ़े और काफ़ी रिश्तेदार भी थे। उनके सामने श्रुति कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। आखिर आरोही की शादी उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और श्रुति को तो पता था कि सुधा और अजय की शादी का कोई भविष्य तो है नहीं। इसलिए वो इस बात से खुश थी कि चाहे कन्यादान पहले हो या बाद में, राज तो सिर्फ उसी की बेटी करेगी और सुधा तो नौकरानियों की तरह अपनी ज़िंदगी बिताएगी। कन्यादान की रस्म पहले सुधा की हुई, उसके बाद आरोही की। फिर पंडित जी ने हरीश और श्रुति को वर और वधू को देवी लक्ष्मी और नारायण मानते हुए आरती करने के लिए कहा। दोनों ही जोड़ों की अर्चना की और उसके बाद सुधा और आरोही को रमन और अजय के साथ बैठा दिया गया। ये रस्म हो जाने के बाद माता पिता दोनों अलग बैठ गए। फिर पंडित जी ने वर और वधू से यज्ञ में आहुति देने के लिए कहा। दोनों ने ही यज्ञ में आहुति दी। उसके बाद पंडित जी ने फेरों के लिए दोनों ही जोड़ों को खड़ा होने के लिए कहा। दोनों ही जोड़े फेरे के लिए खड़े हो गए और उसके बाद शुरू हुए 7 फेरे। पर तभी अचानक खड़े होने से सुधा का लहंगा उसके पैरों में फंसा। अचानक लड़खड़ा कर सुधा गिरने ही वाली थी कि तभी मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। ये एहसास सुधा के लिए कोई जाना पहचाना था। हर कोई हैरान हो चुका था। तभी श्रुति ने सुधा को अचानक से खींचा और उसे खड़ा किया और उसकी तरफ देख कर बोली। श्रुति बोली, ध्यान से खड़ी हो,
सुधा कुछ बोलती उससे पहले ही पंडित जी ने उन्हें फेरे लेने के लिए कहा। अजय, सुधा, आरोही, रमन चारों ही अग्नि को साक्षी मानकर जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे का साथ और हाथ थाम कर फेरे ले रहे थे। थोड़ी ही देर बाद फेरे पूरे हुए और फेरे के साथ साथ 7 वचन भी एक दूसरे से लेने के बाद दोनों ही जोड़े अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने उसके बाद अगली रस्म की शुरुआत की और दोनों ही दुल्हनों को शगुन की थाली दी जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर था। उसके बाद दोनों ही दुल्हों को अपनी अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा गया। रमन तो इस शादी से बहुत खुश था, उसने जल्दी से आरोही को मंगलसूत्र पहना दिया। आरोही भी इस शादी से खुश थी क्योंकि उसे पता था कि रमन बहुत पैसे वाला है और उसे क्या ही चाहिए था। वहीं सुधा के दूल्हे ने भी सुधा को मंगलसूत्र पहना दिया था। सुधा तो शादी से मानो किसी और ही दुनिया में जा चुकी थी। उसे किसी भी रस्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फेरों में भी वो एक गुड़िया की तरह चलती जा रही थी। हर रस्म को वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह कर रही थी, मानो वो हार चुकी हो और इस शादी से बचने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर पंडित जी ने सभी से कहा। पंडित जी बोले, अब दोनों ही अपनी अपनी होने वाली पत्नी की मांग में सिंदूर भरेंगे। इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए। दोनों ही दुल्हों ने सिंदूरदान से सिंदूर लिया और अपनी दुल्हन की मांग भर दी। मांग भरने के बाद हर किसी ने जोरदार तालियां बजाई। हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। दोनों ही नवविवाहित जोड़े अब अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत करें और खड़े हो जाइए। इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए और उनकी बात सुनकर वहीं दोनों ही नवविवाहित जोड़े खड़े हुए। पर तभी एक आवाज़ आई जिसे सुनकर वहां खड़ा हर इंसान चौंक चुका था। उसे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि अचानक से क्या हुआ। ये शादी मीडिया कवरेज के लिए भी की जा रही थी। वहाँ काफ़ी मीडिया मौजूद थी। मीडिया को एक ज़ोरदार मसाला मिल चुका था इस शादी से रिलेटेड। वहीं दूसरी तरफ हर कोई हैरान था। तभी कोई पीछे से बिना कपड़ों के एक लंगोट में भागते हुए मंडप की तरफ जाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए सबकी तरफ देखकर बोला। वह आदमी बोला, ये शादी नहीं हो सकती। मैं तो यहाँ हूँ तो ये शादी कैसे हो सकती है? और ये शादी में कोई बहरूपिया बैठा हुआ है। जैसे ही सभी लोगों ने अपने सामने खड़े उस इंसान को देखा तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। वहीं श्रुति, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तो वहीं आरोही और सुधा ने अपने मुंह से घूंघट हटाकर अपने सामने खड़े उस इंसान को देखा तो उन्हें तो मानो सांप सूंघ गया हो। आरोही भी एक कदम पीछे खड़ी हुई और लड़खड़ाने लगी। अब वह यही सोच रही थी कि इस मंडप पर सुधा के साथ कौन बैठा हुआ है। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल घूमने लगे। वो यही सोच रही थी कि कहाँ वो सुधा की जिंदगी बर्बाद करवाने के लिए शादी करवा रही थी और अब मंडप में कोई और बैठा है। तो वो इंसान कौन है जिसकी शादी सुधा से हो गई? वहीं सुधा तो सोचने और समझने की स्थिति में थी ही नहीं। तभी सुधा को सोचती उससे पहले ही श्रुति ने आकर सुधा को अपनी तरफ खींचा। अचानक से श्रुति के यूं खींचने पर सुधा लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी उसके बगल में खड़े दूल्हे के वेश में जो लड़का था उसने सुधा को अपनी तरफ खींचा और उसे ठीक से खड़ा किया। श्रुति, जो कि सुधा को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने वाली थी, उस लड़के ने श्रुति का हाथ छुड़ाकर सुधा के हाथ को छुड़ाते हुए सुधा को अपनी तरफ पकड़ लिया। तभी श्रुति बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। बेहतर होगा कि अपने चेहरे से ये सेहरा हटाकर सबको दिखाओ कि आखिर इस चेहरे के पीछे किसका चेहरा है। जब शादी अजय और सुधा की होनी थी तो मंडप पर दूल्हा कोई और कैसे बन सकता है? तभी अजय बोला, मैं भी तो यही तब से बोल रहा हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तो मंडप में ये दूल्हे के फेस में ना जाने कौन बहरूपिया मेरी होने वाली बीवी से शादी कर बैठा है। अजय ने इतना कहा ही था कि तभी एक और आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर तो हर किसी के कान खड़े हो गए। पर उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। अचानक से दरवाजे पर जोरदार आवाज़ हुई और बहुत सारे बॉडीगार्ड मंडप में आ गए। उन्होंने मंडप को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं जो मीडिया इस सब को कवर कर रही थी उनकी तरफ से दूल्हा बना लड़का अब बड़ी ही शान से आया और बोला। वो लड़का बोला, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि अब तक तो सब ठीक होंगे, पर मेरी शक्ल देखने के बाद कुछ लोग शायद ठीक ना हो। तो बिना किसी सस्पेंस के आप सभी को सच्चाई से रूबरू करा जाए। इतना कहकर वह लड़का बोल ही रहा था कि तभी अजय गुस्से से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला। अजय बोला, है कौन तू? और अपनी ये बकवास बंद कर, सीधे सीधे तरीके से ये सेहरा हटा, नहीं तो मार मार के भूत बना दूंगा। इतना कहकर अजय गुस्से से उस लड़के की तरफ आया कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के ने अजय के गाल पर लगा दिया, जिस कारण उस लड़के के चेहरे से सेहरा भी हट गया। जैसे ही सभी लोगों ने उस लड़के का चेहरा देखा तो वहाँ जितने भी लोग थे सबके चेहरे पर 12 बज गए। आंखें बड़ी हो गई। हर कोई हैरानी से उस लड़के को ही देख रहा था। अपने आप को यूं हर किसी को घूरता देख उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो तिरछी मुस्कान से देखते हुए सुधा के पास आया और सुधा का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर सुधा के घर वालों की तरफ देखकर बोला। वो लड़का बोला, क्यों,
चौंक गए ना मुझे देखकर? तभी हरीश गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोला। हरीश सक्सेना गुस्से से बोला, रुद्र सिंह राजपूत, तू यहाँ? अपना नाम सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए हरीश की तरफ देखकर कहा। रुद्र बोला, हाँ ससुर जी, मैं आपका बड़ा दामाद रुद्र सिंह राजपूत। तभी श्रुति बोली, हम नहीं मानते इस शादी को, और कहे का दामाद? हमारा दामाद सिर्फ और सिर्फ अजय है, और दूसरे दामाद का नाम है रमन, जो कि हमारी आरोही का पति है। हम नहीं मानते तुम्हें अपने दामाद के रूप में। यह सुनकर रुद्र बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ उसे देखते हुए फिर बोला। रुद्र बोला, आपके मानने या ना मानने से क्या होगा सासू माँ? ओह सॉरी, सौतेली सासू माँ। मेरी बीवी की सगी माँ तो रही नहीं, तो आप तो सौतेली हुई, और ये तो जग जाहिर है कि मेरी बीवी के साथ आपका व्यवहार कितना सगा है। तभी श्रुति बोली, हम इस शादी को हरगिज नहीं मानते। इतना कहकर श्रुति गुस्से से सुधा की तरफ आई और उसके सर पर रखे दुपट्टे को उस गठबंधन के साथ जो लगा था उसे खोलने लगी, जो कि रुद्र के साथ फेरों के वक्त बंधा हुआ था। तभी रुद्र ने श्रुति की तरफ देखा और फिर अपनी तीखी नज़रों से अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया। तभी गार्ड्स ने आकर कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद श्रुति को नहीं थी। वहां किसी भी खड़े इंसान को नहीं थी। रुद्र गुस्से से श्रुति की तरफ देखते हुए सुधा को अभी भी अपनी तरफ खींच कर पकड़े हुए था। वहीं सुधा तो एक कठपुतली गुड़िया की तरह बिना किसी भाव के खड़ी थी। हालांकि उसके मन में ढेर सारे सवाल थे, पर उसे पता था कि उन सभी सवालों का जवाब मिलना शायद अभी मुमकिन ना हो। ना जाने सुधा क्या क्या सोच रही थी। तभी श्रुति के साथ जो हरकत हुई उसे देखकर हरीश बौखला गया। हरीश कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां खड़े इंसान के पैरों तले जमीन निकल गई। गार्ड्स ने श्रुति के साथ कुछ ऐसा हरकत की जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गार्ड्स ने जब श्रुति गठबंधन खोलने के लिए रुद्र और सुधा की तरफ आ रही थी कि तभी रुद्र के इशारे पर उन्होंने श्रुति को दूसरी तरफ फेंक दिया। वह गार्ड्स काफ़ी ट्रेंड थे, उन्हें किसी के भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस ऑर्डर दिया गया था तो सिर्फ उसे फॉलो किया करते थे वे। फिर चाहे सामने लड़की हो औरत हो, वो किसी को नहीं बख्श रहे थे। अचानक जमीन पर गिरने से श्रुति की कमर में मोच आ गई। हरीश सक्सेना गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र हरीश की तरफ देखते हुए और बाकी सब की तरफ देखकर जोर से बोला। रुद्र बोला, किसी के मानने या ना मानने से ये शादी झुटलाई नहीं जा सकती है। पूरे समाज के सामने ये शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है। सुधा आपकी बेटी थी, पर अब सुधा मेरी पत्नी है। सुधा के नाम के पीछे सक्सेना शादी से पहले था, और सुधा के साथ आपने जितनी जातियां की हैं वो सब मुझे पता है। इसलिए इस उम्मीद में तो बिल्कुल मत रहना कि मैं सुधा को छोड़ दूंगा। सुधा अब मेरी बीवी है, रुद्र सिंह राजपूत की बीवी। सुधा रुद्र सिंह राजपूत है अब वो, और अगर सुधा की तरफ किसी ने अपनी नजरें उठाई तो मैं उसकी आंखें नोचने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। तो सबके सब कान खोल कर सुन लो, ये शादी हो चुकी है। सुधा मेरी पत्नी है और तुम मेरी बीवी के पिता थे। मेरे से शादी होने के बाद सुधा और सक्सेना फैमिली के सारे रिश्ते टूटते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी में ये फैमिली जहर घोलने के लिए दोबारा आए। शादी से पहले तुम सुधा की ज़िंदगी जहन्नुम बना चुके हो, पर अब नहीं। इतना कहकर रुद्र सुधा को जानने लगा कि तभी एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी मिस्टर सक्सेना की, जो कि सुधा के दादाजी थे। सुधा के दादाजी की आवाज़ सुनते ही रुद्र और सुधा दोनों ही रुक गए। सुधा तो रुद्र के पीछे बस चुपचाप चलती जा रही थी, पर अचानक दादाजी की आवाज़ सुनकर रुद्र रुका तो सुधा भी रुक गई। रुद्र ने मुड़कर देखा तो दादाजी धीरे धीरे कदमों से रुद्र के पास आ रहे थे। रुद्र ने सुधा की तरफ देखा और फिर सुधा का हाथ छोड़ दिया। मानो रुद्र को अंदाजा था कि सुधा कहीं नहीं जाएगी, और उसका ये अंदाजा सही निकला। हाथ छोड़ने पर भी सुधा वहीं खड़ी रही। दादाजी सुधा के पास आए और फिर सुधा के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, मेरी गुड़िया, ये तो नहीं पता कि इस लड़के ने शादी करके अच्छा किया या बुरा, लेकिन मेरी नज़रें और मेरा दिल कह रहा है कि इससे शादी करके तो हमेशा खुश रहेगी। जितना हो सके इस शादी को दिल से निभाना। भगवान से मैंने यही इच्छा मांगी थी कि तुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो हर सुख दुख में तेरा साथ निभाए, तेरे पर आने वाली हर मुसीबत का सामना खुद करे, तुझे अपने संरक्षण में लेकर हर मुसीबत से बचाए। इस लड़के में मुझे वो सब खूबियाँ नजर आ रही हैं। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितने लम्हों की बची है, पर मरने से पहले तुझे एक सुरक्षित हाथों में देखने की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। अब तो मुझे मौत भी आ जाए तो मैं खुशी खुशी से सह लूँ। सुधा ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुधा ने अपने दादाजी को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। मिस्टर सक्सेना सुधा को शांत करते हुए बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, जा बेटी, तेरा दादा भी जिंदा है और तेरी विदाई करता हूँ मैं। तुझे तेरे पति के पास जाने की इजाज़त देता हूँ। ये मत समझना कि ये शादी कैसे हुई, ये याद रखना कि ये शादी हो चुकी है। इतना कहकर मिस्टर सक्सेना ने सुधा के सर पर हाथ फेरा और उसे शांत करने लगे। मिस्टर सक्सेना ने रुद्र की तरफ देखा और फिर रुद्र से बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, मैं तुम्हें जानता तो नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम्हारे परिवार का भी और तुम्हारा भी। राजपूत परिवार से रिश्ता जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है बेटा। बस तुमसे गुजारिश है, सुधा को प्यार से समझाओगे तो वो तुम्हारी बात मान जाएगी। इसने बहुत दुख देखे हैं अपनी ज़िंदगी में,
मुझसे वादा करो कि इसे हमेशा खुश रखोगे। मैं नहीं जानता कि मेरे और बेटे और तुम्हारे बीच क्या दुश्मनी, क्या अनबन है, पर मुझसे वादा करो कि तुम इस दुश्मनी के बीच मेरी बेटी सुधा को नहीं लेकर आओगे। सुधा अब कठपुतली नहीं बनेगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए मिस्टर सक्सेना की तरफ देखकर कहा। रुद्र बोला, चिंता मत करिए दादाजी, मैं ये रिश्ता बहुत शिद्दत से निभाऊंगा। रुद्र सिंह राजपूत दुश्मनी, दोस्ती और प्यार बड़ी शिद्दत से निभाता है। शादी भले ही कैसी हो गई हो, सुधा अब मेरी बीवी है और मेरी बीवी के ऊपर कोई नज़र डालने वाले को मैं छोड़ता नहीं। आप निश्चित रहिएगा। इतना कहकर रुद्र चुप हो गया। हरीश इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से तो नहीं था। उसने कुछ सोच लिया था कि वह अब क्या नया तमाशा करने वाला है। रुद्र जाने को तैयार ही था कि तभी हरीश गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला। हरीश बोला, ये तुम गलत कर रहे हो रुद्र सिंह राजपूत। सुधा मेरी बेटी है और मैं तय करूंगा कि सुधा की शादी किसके साथ होगी। तुमने ये शादी धोखे से की है। रुद्र बोला, अगर ये शादी धोखे से हुई है तो पूछ लो अपनी बेटी से। इंडिया में हर लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने का राइट है। अगर ये शादी धोखे से हुई है तो पूछो अपनी बेटी से कि क्या वो मेरे साथ जाना चाहती है या ये शादी तोड़ना चाहती है। मैं कसम खाता हूँ महादेव की, जिसे मैं मानता हूँ, पूजता हूँ, मैं ये शादी अभी तोड़ दूंगा। अगर सुधा मेरे साथ जाने को मना कर दे और इस शादी को मानने से मना कर दे तो तुम अपनी बेटी की शादी जिससे चाहे उससे शादी कराने के लिए आज़ाद हो। इतना कहकर रुद्र ने सुधा का हाथ छोड़ दिया, मानो अब वो सुधा की मर्जी सबके सामने दिखाना चाह रहा हो। तभी हरीश ने गुस्से से सुधा को अपनी तरफ खींचा, पर रुद्र ने हरीश की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र बोला, 1 मिनट, सुधा अभी भी मेरी पत्नी है, तो तुम्हें जो बात करनी है सुधा से दूर रहकर करो, ना कि उस पर जोर ज़बरदस्ती आजमा कर। श्रुति और हरीश ने जब रुद्र की ये बात सुनी तो वो मन ही मन काफ़ी खुश हुए। श्रुति हरीश से बोली, मुझे पता है सुधा शादी को मानने से इनकार कर देगी, आप चिंता मत करिए। मैं पूछती हूँ सुधा से, देखती हूँ कैसे नहीं मानती है इस शादी को नहीं मानने के लिए। वहीं आरोही तो गुस्से से उबल रही थी। कहाँ वो ये सोच रही थी कि रमन इतना अमीर है कि वो जिंदगी भर राज करेगी, पर जब उसे रुद्र के बारे में पता चला तो वो तो सुधा की किस्मत से मन ही मन जल रही थी। श्रुति सुधा के पास आई और बोली। श्रुति बोली, तो पूरी दुनिया को बता दे सुधा, क्या तू इस शादी को मानती है? अगर तुझमें ज़रा सी भी इस बात की तमीज़ है कि तुझे हमने ज़िंदगी भर पाला पोसा है तो तू हमारी नाक नहीं कटने देगी और मना कर दे इस शादी को मानने से और चली आ हमारे पास। अरे जाने दे इस रुद्र सिंह राजपूत को अकेले ही। श्रुति ने सुधा से पूछ लिया था कि वो इस शादी को मानती है या नहीं। अब बस वो इंतज़ार कर रही थी सुधा के जवाब का, पर तभी सुधा कुछ बोलती उससे पहले ही श्रुति बोली। श्रुति फिर बोली, मैं जानती हूँ सुधा का जवाब यही होगा कि वो इस शादी को नहीं मानती। इतना कहकर श्रुति बिना सुधा की बात सुने ही उसका हाथ पकड़कर उसे एक चौकी में बैठाने लगी कि तभी रुद्र सुधा की यह हरकत देख रहा था। तभी श्रुति सबसे ज़ोर ज़ोर से बोली, ताकि इस शादी और रुद्र की शर्त के बारे में लोग थोड़ा भूल कर अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं। श्रुति बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, सुधा हमारी बेटी है, हमने उसे पाला पोसा है, वो शादी से इनकार ही करेगी, इसमें सुधा से पूछना क्या भला। अरे हम तो अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ़ हैं और अजय से शादी हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवा रहे थे अपनी बेटी की। जैसे हमारे लिए आरोही है वैसे ही सुधा है, लाखों में एक है अजय, और ये बहरूपिया रुद्र सिंह राजपूत मंडप में बैठ गया अजय की जगह लेकर। ऐसा थोड़ी ना होता है। तभी अजय की माँ भी श्रुति की हाँ में हाँ मिलाती हुई वहाँ पर आ गई और बोली। अजय की माँ बोली, बिल्कुल सही कह रही है श्रुति, अरे ऐसे थोड़ी ना हो जाती है शादी। शादी तो 2 परिवारों का मिलन होता है और ना इस लड़के का परिवार यहाँ है ना रिश्तेदार यहाँ है, तो ऐसे कैसे ये शादी मान्य हो जाएगी। श्रुति ने बिल्कुल सही कहा है, सुधा मेरी बहू है और मेरे अजय की होने वाली बीवी। लो श्रुति, मंडप में जो लोटे पे जल रखा है ना उसे लेकर आओ। हम में से कोई नहीं मानता इस शादी को। इस झूठे आदमी की कोई निशानी नहीं रहनी चाहिए हमारी बेटी के पास। मिटा दो मांग का ये सिंदूर और तोड़ दो ये गले का मंगलसूत्र। इतना कहकर श्रुति जल्दी से मंडप में से लोटे को लेकर आई जिसमें पानी भरा हुआ था। श्रुति और अजय की माँ दोनों ही कुटिल मुस्कान के साथ सुधा की तरफ देखकर उसकी मांग में पानी डालकर और गले का मंगलसूत्र तोड़ने ही वाले थे कि तभी सुधा को ना जाने क्या हुआ, वो अचानक खड़ी हुई और श्रुति के हाथों से पानी का लोटा दूर फेंकते हुए बोली। सुधा बोली, छोड़िए मेरा मंगलसूत्र, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के कहने का क्या मतलब है और आप लोगों की क्या क्या राय है। मैं इतना जानती हूँ कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो उस लड़के के साथ जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ जाती है। उसके मांग का ये सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, ये चूड़ियाँ, पैरों की पायल, बिछिया, सब कुछ उसके पति का नाम का होता है। जब पति संसार में नहीं होता तो ये सुहाग की चीज़ें भी उसके शरीर से तभी उतरती हैं, पर मेरा पति तो जिंदा है। ये शादी भले ही कैसी हुई हो, आप सबसे मैं पूछती हूँ, क्या मैंने फेरे नहीं लिए? क्या मेरा कन्यादान नहीं हुआ? क्या मैंने भगवान को साक्षी मानकर पूरे मन से ये वचन नहीं लिए थे? या फिर इन्होंने, इतना कहकर सुधा ने रुद्र की तरफ इशारा किया और फिर सबकी तरफ देखती हुई बोली, या फिर इन्होंने मेरे साथ 7 फेरे लेकर 7 वचन नहीं लिए? क्या इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा था?
क्या इन्होंने मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया? अगर इन्होंने इनमें से एक भी काम नहीं किए हैं तो ये शादी अमान्य है। मैं सबसे पूछती हूँ, क्या इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया था? तभी एक बूढ़ी औरत बोली, कह तो ये बेटी सही रही है। अरे हमारी संस्कृति में एक बार अगर लड़की की शादी हो जाए, उसकी मांग में किसी का नाम का सिंदूर लग जाए तो वो उसके साथ मरने तक रहता है। इतना कहकर उस औरत ने बाकी औरतों की तरफ देखते हुए कहा तो बाकी औरतें भी उस बूढ़ी महिला की बातों का समर्थन देने लगी। सुधा श्रुति की तरफ देखती हुई फिर बोली, सुधा बोली, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे मांग के सिंदूर को मिटाने के बारे में कैसा सोचा, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मेरे पति के जीते जी अपने मांग के सिंदूर को मिटा दूं। भले ही ये शादी कैसे भी हुई हो, पर मेरे लिए शादी के हर एक मंत्र को, हर एक रस्म को निभाना, पूरे दिल से निभाना मान्य है। ये शादी मेरे लिए मान्य है। जैसे ही श्रुति ने ये सुना तो उसके सर पर तो मानो आसमान टूट गया। वहीं सुधा के जवाब को सुनकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अजय भी वहां मंडप के पास खड़ा का खड़ा रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ना बोलने वाली गाय के मुंह में आज जुबान आ गई और वो सीधे जवाब देने पर उतर आई। तभी अजय गुस्से से सुधा की तरफ आया और बोला, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी माँ, इसे तो मैं बताता हूँ। इतने लोगों के सामने अजय का असली चेहरा आ ही गया था। अजय गुस्से से पागल हुआ सुधा के पास आया कि तभी रुद्र ने जल्दी से जाकर सुधा को अपनी तरफ कर लिया। अजय कुछ बोलता उससे पहले ही सुधा रुद्र के पास जा चुकी थी। अजय गुस्से से सुधा के पास आया पर रुद्र ने बड़ी फुर्ती से सुधा को अपनी तरफ कर दिया। रुद्र की इस हरकत को देखकर अजय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सच को बाहर तो लाना ही था। लेकिन उसने गुस्से से बोलना जारी रखा। अजय बोला, अरे मैं तो कब से तुझ पर अपनी नजरें टिकाए बैठा था। अरे मैंने तो तेरी सौतेली माँ से पहले ही कह दिया था कि मुझे ऐसे ही तुझे दे दे, लेकिन इन्हें अपनी इज्जत की पड़ी थी। आखिर तू इस सक्सेना फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जो थी, तेरे नाम इतनी करोड़ों की जायदाद है। इस बुढ़े ने भी साफ कह दिया था कि इस फैमिली का सबसे बड़ा हिस्सा तुझे मिलेगा और तेरी मरी हुई माँ का हिस्सा तो तुझे पहले ही मिल चुका है। इन सब के लालच में इस पागल औरत ने शादी का ये ढोंग रचा। इतना कहकर अजय गुस्से से हरीश और श्रुति की तरफ देखने लगा और फिर बोला, तुम दोनों नकली माँ बाप कहीं के, क्या कर लिया तुम लोगों ने ये सब करके? करा दी क्या शादी? अरे तुम लोगों को भर भर के पैसे दिए थे मैंने इस लड़की के, 50-50 करोड़ रुपए एक ही बारी में डकार मार गए दोनों के दोनों मियाँ बीवी। और अब देखो यहाँ पूरा मामला भी पलट लिया। अब या तो मेरे 100 करोड़ रुपए अभी के अभी दो या फिर इस लड़की को मुझे दो, नहीं तो तुम्हारी ये जो दूसरी लड़की है इसकी शादी अभी इसी मंडप में मेरे साथ होगी। मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये शादी होने से रुकती है आज। जैसे ही श्रुति और हरीश ने ये सुना, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो दोनों खड़े थे लेकिन लोग वहां बातें बनाने लग गए, क्योंकि श्रुति और हरीश का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। वहीं सुधा ने जब अजय के मुंह से ये सच्चाई सुनी, उसे तो यकीन नहीं हुआ कि उसके माँ बाप इतना नीचे गिर जाएंगे। हरीश सक्सेना तो अब पानी पानी हो चुका था। वहीं रमन के माँ बाप भी आरोही को ले जाने से साफ इनकार कर चुके थे। रमन के पिता बोले, ये क्या बोल रहा है ये लड़का? हरीश, सक्सेना, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी उसकी मर्जी से इस लड़के के साथ हो रही है, पर ये तो कुछ और ही बोल रहा है। तभी हरीश रमन के पिता को समझाते हुए उससे पहले ही रमन बोला, बस बहुत हुआ तमाशा, खत्म करिए ये सब, चलिए माँ पिताजी। इतना कहकर रमन वहां से जाने को हुआ कि तभी आरोही रमन की तरफ देखती हुई बोली, रमन ऐसा भी मत करो, तुमने अभी मुझसे शादी की है और तुम मुझे यूं अकेले छोड़कर जा रहे हो। तभी रमन बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा परिवार इतना नीच है, अगर पता होता तो ये शादी ही नहीं करता। अरे तुमने तो मुझे सुधा के बारे में हर समय गलत बातें बताई कि सुधा चरित्रहीन है। मुझे तो अभी पता चला कि ये लड़की कितनी मासूम है, और बुरा तो इसके साथ हो रहा है जो तुम सब कर रहे हो। और तुम सब लोगों को ज़रा सी शर्म भी नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हारी बहन को तुम्हारे माता पिता ने बेच दिया है और तुम मुझे अपनी बहन के बारे में झूठी झूठी बातें बताते हुए शादी का ढोंग कर रही हो। तभी आरोही बोली, रमन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। तभी रुद्र ने रमन की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए हो रही है कि तुम आरोही से प्यार करते हो और आरोही तुमसे प्यार करती है? इतना कहकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। तो वहीं रमन अचरज भरी निगाहों से रुद्र की तरफ देख रहा था। रुद्र फिर बोला, तुम्हारे पिता ने इस हरी सक्सेना के साथ ना इस शादी को कराने का बहुत बड़ा ढोंग रचा है। तुम्हारी शादी आरोही से सिर्फ इस शर्त पर हुई है कि अगले चुनाव में पार्टी की तरफ से सक्सेना को इस जगह पर से चुनाव लड़ने दिया जाएगा। जैसे ही रमन ने यह सुना, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। रमन अपने पिता की तरफ देखते हुए कुछ बोलता उससे पहले ही रमन के पिता ने अपनी नजरें झुका ली। रमन समझ गया कि जो कुछ भी रुद्र ने अभी कहा है वो सब सच है। अब तो उसे आरोही से और ज्यादा नफरत होने लगी। तभी रमन बोला, ये सब क्या सच है पिताजी, बताइए। रमन के पिता ने हाँ में सर हिलाया कि तभी रुद्र फिर बोला,
और इस बारे में तुम्हारी प्रिय पत्नी को भी पता है। तुमसे ये शादी सिर्फ इसलिए नहीं कर रही है कि इसे तुमसे प्यार है, ये शादी तो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि तुम बहुत अमीर हो। जिंदगी भर प्रिंसेस राजकुमारी की तरह जैसे अपने घर में रही, वैसे ही रानियों की तरह तुम्हारे घर में भी रहती। क्यों प्रिंसेस आरोही, मैंने सही कहा ना? पर तुम भूल गई आरोही, राजकुमारी सिर्फ एक होती है जो रानी बनती है, और उसकी छोटी बहनें कभी भी अपनी बड़ी बहन का हक नहीं ले सकती। और अब तुम देखो, झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब तुम्हारी बीवी के बारे में जब इतनी बातें हो ही चुकी हैं तो एक काम करता हूँ, तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने बड़े से प्रोजेक्टर में एक वीडियो चलवा दी। रुद्र ने आरोही की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलाने के लिए कहा, जो कि रुद्र का मैनेजर ही चलवा रहा था, जो इस समय बैक साइड में रहकर अपने सारे प्लान को अंजाम दे रहा था और उसका साथ दे रही थी और कोई नहीं, सुधा की सबसे खास दोस्त। समझ तो आप गए ही होंगे। जी हाँ, इस शादी को रोकने के पीछे रुद्र और अर्नव का साथ तारा ने दिया है। तारा को सुधा की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता था कि उसका परिवार अपने फायदे के लिए सुधा को बलि का बकरा आसानी से बना सकता है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सुधा की शादी अजय से हो, क्योंकि अजय बहुत नीच किस्म का इंसान है। ये बात तारा को पता थी, बट जब तारा ने अर्नव की सुधा की इन्फॉर्मेशन लेते हुए देखा तो तारा समझ गई कि रुद्र ही वो इंसान है जो उसकी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आ सकता है। इसलिए तारा ने सक्सेना फैमिली को बर्बाद करने के लिए रुद्र और अर्नव का साथ देने का फैसला किया। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था कि इन सब में अर्नव और तारा दोनों इन्वॉल्व हैं। तारा और अर्नव ने जल्दी से वो वीडियो चलाई। वो वीडियो देखकर तो हर कोई हैरान हो चुका था। यह वीडियो उन लोगों की थी जिनके साथ आरोही ने सच्ची मोहब्बत के नाम पर टाइम पास किया था। जैसे ही रमन ने वो वीडियो देखी, वो तो सदमे में चला गया। वहीं आरोही, उसके तो होश उड़ गए। आरोही गुस्से से पागल हो चुकी थी। तभी रमन कुछ बोलता आरोही रमन से बोली। आरोही बोली, रमन ये सब मेरा पास था, यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मानती हूँ ये सब मेरी ज़िंदगी में थे, लेकिन वो सब कुछ बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। तुमसे प्यार करने के बाद, तुम्हारे साथ रिश्ते में आने के बाद मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आई हूँ, यकीन मानो मेरा। तभी रमन ने गुस्से भरी निगाह से आरोही की तरफ देखा और फिर बोला। रमन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम वो शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ अभी के अभी घर चलोगी। तभी आरोही बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? रमन बोला, शर्त ये है कि तुम्हें सक्सेना फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़कर मेरे साथ चलना होगा। आज के बाद तुम इस परिवार की किसी भी इंसान से नहीं मिलोगी, ना ही बातचीत करोगी। अगर ऐसा हुआ तभी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, पर जिस दिन तुमने ये रूल ब्रेक किया उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर तलाक ले लूंगा। बताओ क्या तुम तैयार हो? आरोही ने बिना कुछ सोचे समझे रमन से कहा, मैं तैयार हूँ। तभी श्रुति आरोही से बोली। श्रुति बोली, आरोही ये क्या बोल रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम तो अपनी माँ के बगैर एक मिनट नहीं रह सकती हो, और अब तुम सीधे रिश्ता तोड़ने के बारे में बोल रही हो। तभी आरोही बोली, सही कह रही हूँ माँ, मैं एक शादीशुदा लड़की का घर संसार उसका पति होता है, और मैं अपनी शादी के दिन ही तलाकशुदा औरत या छोड़ी हुई औरत के रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। और वैसे भी माँ बाप का काम बच्चों को पालना पोसना शादी करना होता है, और आपने वो कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद छोड़ी हुई औरत की तरह अपने मायके में पड़ी रहूं। इससे अच्छा है कि मैं अपने पति के साथ आप लोगों से हर रिश्ता तोड़ तोड़ कर चली जाऊं। श्रुति ने अपनी बेटी के मुंह से ये जबान सुनी, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस बेटी के लिए वो ज़मीन आसमान एक करने के लिए तैयार रहती थी, वो बेटी उससे सारे रिश्ते तोड़कर रमन के साथ जा रही है। तभी श्रुति कुछ समझ पाती उससे पहले ही अजय ने श्रुति की दूसरी बेटी आकृति की मांग में सिंदूर भर दिया। हरीश सक्सेना कुछ कर पाता उससे पहले ही अजय ने अपनी बंदूक निकाल कर आकृति की कनपट्टी में रख दिया, और गुस्से से हरीश सक्सेना और श्रुति सक्सेना की तरफ देखते हुए बोला। अजय बोला, तेरी एक बेटी ना सही तो दूसरी बेटी सही, दूसरी बेटी को तो मैं अपना कर रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे यूं ही खाकर डकार मार लोगे? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। पिछले 1 साल में मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को 50-50 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, और शादी होने के ठीक 2 दिन पहले मैंने तुमको 5 करोड़ रुपए भी दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा? आज से तुम्हारी दूसरी बेटी मेरी बीवी है। आज से ये आकृति अजय खुराना है। ए पंडित, चल मंत्र पढ़। इतना कहकर अजय ने आकृति के साथ फेरे लेने शुरू कर दिए। आकृति जो ये शादी नहीं करना चाहती थी, उसे अजय घसीटते हुए ज़बरदस्ती फेरे ले रहा था, और हर कोई खड़ा इंसान वहाँ बस इन सभी कर्मों का गवाह था और इस शादी के हुए के काम का मज़ा ले रहा था। तभी एक औरत बगल में खड़ी दूसरी औरत की तरफ देखती हुई बोली। एक औरत बोली, देखा बहन, इसे कहते हैं कर्मों का खेल। कहाँ इस अजय के साथ श्रुति अपनी बहन की बेटी की शादी करवाने जा रही थी, कहाँ उस लड़की के तो भाग्य चमक गए।
इतना अच्छा लड़का मिला है। देखो चाहे शादी कैसी भी हो पर उसने सुधा का साथ नहीं छोड़ा। और यहाँ देखो श्रुति की तो किस्मत ही फूट गई। पहला पति सेकंड हैंड मिला और अब बेटियों की किस्मत को भी अपनी किस्मत के साथ खा गई है। देखो तो बड़ी बेटी से सारे रिश्ते टूट गए और छोटी बेटी ऐसे घटिया लड़के के साथ पल्ले पड़ गई। यही होता है, जब तुम किसी का बुरा चाहते हो तो लौट कर बुरा तुम्हारे पास ही आता है। श्रुति के कानों में ये आवाज़ें चुभ रही थी। उसने जलती हुई निगाह से उस औरत की तरफ देखा और बोली। श्रुति बोली, यहाँ मेरी बेटी का तमाशा बन रहा है और तुम बातें बना रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी की बेटी के बारे में ये सब बोलते हुए? तभी सच्चाई का आईना दिखाते हुए वहां खड़े लोगों ने भी सक्सेना फैमिली का तमाशा बनाना तो शुरू कर दिया था। सच्चाई जो कि श्रुति के कानों में चुभ रही थी और वो बेचारी तो सिर्फ अब लोगों की बातें सुनकर गुस्सा ही कर सकती थी, क्योंकि अजय तो बंदूक की आड़ में आकृति से शादी कर रहा था। श्रुति की इस हरकत को देखकर वहां खड़ी औरतें भी श्रुति को भला बुरा कहने के लिए श्रुति की तरफ देखते हुए उसे देख रही थी। आखिर और क्या क्या जली कटी बातें सुनना बाकी रह गया है श्रुति का, जो कि उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने में कारगर हो रही हैं। जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। तो वहीं अब देखना ये है कि क्या होता है अजय और आकृति की शादी के बाद, और आखिर अजय आकृति से शादी क्यों कर रहा है। जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।